हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका रिजल्ट कब तक आ सकता है और आईबीपीएस पीओ मेंस की लास्ट 15 डेज़ जो बचे हैं उसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिएगा। आपका रिजल्ट जो कब तक आ सकता है और आईबीपीएस पीओ मेंस की स्ट्रेटजी दोनों इसमें अच्छे से डिस्कस की गई है कि आपको इन लास्ट 15 डेज़ में जो है अब आपको क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बैंकिंग ट्रिक्स 377 को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं जो इसके रिजल्ट की डेट है। जैसे कि हमारा मेंस का एग्ज़ाम है वो 5 नवंबर को होना है, तो अब हमारे पास 17 से 18 दिन बचे हैं। तो रिजल्ट जो है काफ़ी एस्पिरेंट्स काफ़ी टेंशन में है कि रिजल्ट नहीं आया, उसके बाद से वो पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये भूल जाइएगा, अगर आप रिजल्ट के बाद पढ़ाई अगर आप शुरू कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस लगभग ना के बराबर है। आपको जो है पहले से ही तैयारी अच्छे से करके चलनी होती है, क्योंकि एग्ज़ाम देने के बाद पता चल ही जाता है कि आप एग्ज़ाम में पास हो पाओगे या नहीं हो पाओगे। और जैसे मैंने वीडियो भी बनाई थी कि अगर आपके अटैम्प्ट्स 50 से प्लस रहे हैं, आप कोई भी कैटेगरी से हो, तो आपको जो है मेंस की तैयारी करनी चाहिए। तो जिन स्टूडेंट्स ने उसको सीरियसली फॉलो किया होगा तो उनकी अच्छी खासी तैयारी अब हो चुकी होगी, अब सिर्फ उनकी जो है प्रैक्टिस बची होगी। तो फ्रेंड्स, मैं अभी भी बोल रहा हूँ जिनके 50 से ऊपर अटैम्प्ट रहे हैं और एक्यूरेसी उनकी ठीक है तो उनको जो है मेंस की तैयारी करनी चाहिए। तो अगर मैं रिजल्ट की बात करूँ तो जैसा कि आप जानते हैं आरआरबी पीओ और क्लर्क का जो रिजल्ट था वो जल्दी आ गया था। तो इस हिसाब से आईबीपीएस पीओ मेंस पीओ प्री का भी रिजल्ट जो है एस्पिरेंट्स बोल रहे थे कि जल्दी आ जाएगा और वो उसी के वेट में अभी तक बैठे हुए थे, तो उनकी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाई है। लेकिन मैंने अपनी पहली वीडियो में भी आपको बताया था, जिसमें मैंने कट ऑफ की वीडियो बताई थी, कि आपका रिजल्ट जो है इस वीक के लास्ट तक मीन्स आपको 21 अक्टूबर तक जो है रिजल्ट आपको डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। तो आने वाले 3-4 दिन में जो आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, इसमें बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 5 नवंबर को मेंस का एग्ज़ाम है। तो डेफिनेटली आपको जो है 15 से 16 दिन पहले रिजल्ट देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, रिजल्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया है, इस वीक के लास्ट तक 21 अक्टूबर तक आपको देखने को मिल जाएगा रिजल्ट, और मेंस का एग्ज़ाम है 5 नवंबर। अब हम बात करेंगे स्ट्रेटजी हमारी क्या रहनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अब जो आपके पास 15 to 17 डेज़ बचे हैं, इसमें आपका जो टारगेट होना चाहिए, मिनिमम आपको 8 फुल लेंथ मॉक देने हैं। इन मॉक्स में जो है आपके सारे आईबीपीएस पीओ मेंस के जो है आपके मॉक होने चाहिए। वो जो भी आपको मॉक देना है वो आपको ऑल्टरनेट डेज पे देना है। अब डेली आपको मॉक नहीं देना है, और आपको अब ये भी नहीं करना है कि आप रीजनिंग अब पढ़ने जा रहे हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं या फिर इंग्लिश पढ़ रहे हैं। क्योंकि आप अगर एग्ज़ाम को क्लियर कर ले रहे हैं, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम आप क्लियर कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपका बेसिक कंसेप्ट जो है अच्छे से क्लियर है, तभी आप जो है यहाँ तक पहुँचे हैं। तो अब आपको जो है बेसिक वगैरह कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, जो आपको नहीं आता है उसको भी अब आपको देखने की नहीं ज़रूरत है। अब आपको करंट अफेयर्स पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है और मॉक टेस्ट पे ध्यान देना है। बाकी जो थोड़े बहुत जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं क्वांट के और रीजनिंग के, वो मॉक टेस्ट में आपके क्लियर हो जाएंगे। तो उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है मॉक के बाद, वो आपको मॉक को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी एस्पिरेंट ऐसे होते हैं कि मॉक दे देते हैं, उसके बाद इसको एनालाइज नहीं करते हैं, या फिर उनका जो क्वेश्चन रह गया या छूट गया नहीं आता था वो उसको देखते भी नहीं है कि कैसे करना चाहिए था या फिर कैसे उसको हम कम टाइम में कर सकते थे। तो इस वजह से होता क्या है, उनको जितना आता है वो उनकी नॉलेज वहीं तक ही जो है लिमिटेड रह जाती है। मॉक का वो जो है बेनिफिट नहीं ले पाते हैं। मॉक का यही बेनिफिट होता है कि एक तो आपकी प्रैक्टिस बनती है, और दूसरा आप एनालाइज करोगे तो जो आपके वीक पॉइंट्स हैं वो भी आपके धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होने लगते हैं। और लास्ट काम आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट दे लिया, ऑल्टरनेट डेज एनालाइज कर लिया, उसके बाद करंट अफेयर्स आपको डेली कम से कम 3 घंटे इसको देने हैं। और करंट अफेयर्स मैंने आपको बताया था, अगर आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं तो 6 मंथ्स का आपको एटलीस्ट करना था, और अगर आपने अभी भी स्टार्ट करे तो आपको ये करके चलना है कि 3 मंथ्स को आपको जो है टारगेट लेके चलना है। मीन्स आपको अक्टूबर हो जाएगा, सितंबर और अगस्त सितंबर अक्टूबर, इतना तो आपको करना ही है। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो ये 3 महीने का आप कर जाइए। कोई भी आप पीडीएफ ले सकते हैं, किसी की भी पीडीएफ आप ले लीजिए और वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। काफ़ी सारी पीडीएफ आपकी अवेलेबल है, जैसे स्टडी IQ की पीडीएफ जो रहती है मंथली की 4 आती है, वो आप पढ़ सकते हैं, या फिर अफेयर्स क्लाउड से भी आप पढ़ सकते हैं। तो जहाँ से भी आपको अच्छा लगे वहाँ से आप कर सकते हैं। एटलीस्ट आपके 3 मंथ्स की तो आपको चाहिए। और यहाँ पर आपको करना क्या है, अगस्त सितंबर अक्टूबर की जो भी बैंकिंग अवेयरनेस की न्यूज़ रहती है, जो भी बैंक से रिलेटेड कोई न्यूज़ रहती है, वो आपको डेफिनेटली करनी है, क्योंकि वहाँ से आपको 5 से 6 क्वेश्चन वो आपको वहीं से देखने को डायरेक्टली मिल जाते हैं, वो कि काफ़ी बिल्कुल डायरेक्ट रहते हैं,
अगर आपने पढ़ा होगा बैंक के बारे में कोई न्यूज़ जो आई होगी तो आप डायरेक्टली जो है इसको आंसर कर सकते हैं। तो ये करंट अफेयर्स का है। करंट अफेयर्स पे अब आपको मोस्टली आपका 70% टाइम जो है करंट अफेयर्स को देना है। उसके बाद आपको डेली एक अल्टरनेट डेज पे मॉक देना है। तो फ्रेंड्स इतना करने के बाद और मॉक टेस्ट काफ़ी स्टूडेंट पूछते हैं कौन से दे सकते हैं, तो 3-4 आपके पास मॉक टेस्ट है। अड्डा 247 का दे सकते हैं, ओलिव बोर्ड का अच्छा मॉक टेस्ट आता है, ये भी आप दे सकते हैं, या फिर आप टेक्स्ट बुक का भी मॉक टेस्ट दे सकते हैं। इनमें से कोई आप एक ही लीजिए, तीनों या दो लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि टाइम इतना आपके पास है नहीं। तो आप कोई एक मॉक टेस्ट ले लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं लिया है, और आप कम से कम मिनिमम आपको 8 मॉक जो है देने हैं। ऑल्टरनेट डेज पे मॉक दिए, कोई भी आपको जो है करने की जरूरत नहीं है। अब कोई भी आपका जो चैप्टर बचा हुआ है उसको छोड़ दीजिए, आप सीधा मॉक पे आइए। उसके बाद फ्रेंड्स मैं बात कर लेता हूँ रीजनिंग की। रीजनिंग में जब भी आप मॉक लगाएंगे तो ये टॉपिक्स जो है आपको मॉक में सबसे पहले करने अटेम्प्ट। सिलोजिज्म करने, इनइक्वालिटीज करने, डायरेक्शन बेस्ड, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, वो जो पजल्स रहती है उसको आपको थोड़ा लास्ट में करना होता है क्योंकि पजल्स जो है काफ़ी टाइम टेकिंग रहती है मेंस के एग्जाम में। तो ये टॉपिक जो है रीजनिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इस पर आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए। मेनली जो आपकी पजल्स होती है मेंस में, इस पर आपकी अगर कमांड अच्छी है, अगर आपने मेंस में 2 पजल भी बना ली तो एक आप अच्छा स्कोर कर ले आते हो रीजनिंग में। तो फ्रेंड्स इसका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करते हैं तो मेनली टॉपिक जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के है वो ये सब है। तो यहाँ पे आपको जो है अच्छे से पकड़ बनानी है अपनी। और मेन जो टॉपिक आ जाता है वो अर्थमेटिक का आता है क्योंकि डीआई जो बनती है मेन से वो अर्थमेटिक पे भी बन जाती है। जैसे टाइम एंड वर्क पे आपके डीआई देखने को आपको मिल जाएगी। तो इसके लिए मैंने आपको बता देता हूँ अर्थमेटिक के ये कुछ टॉपिक्स आपको कर लेने, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, मिक्सचर एलिगेशन, रेशियो प्रोपोर्शन, बोट स्ट्रीम, प्रोबेबिलिटी और SICI। क्योंकि यहाँ से आपको जो है डीआई भी कभी कभी ये बना देते हैं, इन्फॉर्मेशन दे देगा टाइम एंड वर्क पे और डीआई की फॉर्म में वो दे देगा, वो आपको करना होगा। वो आप तभी कर पाएंगे जब आपको इसके सारे कंसेप्ट पता होंगे। तो फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने इनको टच नहीं किया है अर्थमेटिक के पोर्शन को, तो अगर मैं आपको बताऊंगा जो आपको मेन टॉपिक है, टाइम एंड वर्क आप जरूर कर लीजिए, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस आप जरूर कर लीजिए, और यहाँ पर आप बोट एंड स्ट्रीम, ये 3 चैप्टर तो आप डेफिनेटली आपको करके जाने चाहिए क्योंकि यहाँ से जो है मेनली पोर्शन कवर हो जाता है अर्थमेटिक का। तो यहाँ से आप कर लेंगे तो अर्थमेटिक में एक अच्छा खासा स्कोर कर लेंगे क्योंकि अर्थमेटिक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो IBPS PO मेंस में आता है वो काफ़ी टफ आता है। 5 से 6 क्वेश्चन करने भी जो है मुश्किल हो जाते हैं अगर थोड़ा सा एग्जाम टफ साइड वो दे देता है तो। फ्रेंड्स ये सब आपको कर लेना है। जब भी आप मॉक देंगे सबसे पहले आपको मिसलिनियस जो क्वेश्चन रहता है, जैसे मैंने आपको बताया सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, मिसिंग सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, ये सब आपको अगर आता है एग्जाम में तो ये आपको पहले कर लेना है। बाद में जो है आपको डीआई पे जाना है क्योंकि डीआई इसकी टफ रहने वाली है, ये तो रहता ही है, टफ रहेगी तभी IBPS PO मेंस की कट ऑफ भी जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की काफ़ी कम जाती है। तो इसके बाद मैं बात करता हूँ इंग्लिश की। इंग्लिश से आपको कुछ नहीं करना है, मैंने आपको पहले बताया था, न्यूज़पेपर आप डेली फॉलो करोगे तो आपकी अच्छी इंग्लिश हो जाएगी। जिनको मैंने बताया था पहले, जिन्होंने वीडियो देखी है फॉलो कर रहे हैं तो उनको खुद अपने सुधार दिखा होगा इंग्लिश में। आप डेली एक आर्टिकल पढ़िए, कोई भी आप न्यूज़पेपर ले सकते हैं, हिंदू का या फिर इंडियन एक्सप्रेस। अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा तो अभी आपके पास टाइम नहीं है पढ़ने का, आप डायरेक्टली जो है मॉक दे सकते हैं। लेकिन जो पहले से न्यूज़पेपर पढ़ते आ रहे हैं डेली वो अपना एक आर्टिकल चालू रखिए क्योंकि इससे आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन क्लोज टेस्ट में आपको अपने आप जो है डिफरेंस दिख रहा होगा, आपको पहले कितने मार्क्स आ रहे थे और अब कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये सब आपको कर लेने हैं। फिर मॉक में भी आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन थोड़ा लास्ट में आप करने की सोचिएगा, उससे पहले ये क्लोज टेस्ट, एरर स्पॉटिंग वगैरह, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब आप पहले निपटा लीजिए, उसके बाद जो है आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पे जाना चाहिए। तो फिर इसके बाद मैं बात करता हूँ अब आपको लास्ट जो आपका रहता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में आपको करना क्या है मैंने आपको बता दिया है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, एटलीस्ट ये आपको 3 मंथ की करनी है। अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ी है तो स्टार्ट नहीं किया तो ये 3 मंथ्स की आप कोई भी PDF ले लीजिए, स्टडी IQ की PDF ले लीजिए या फिर अफेयर्स क्लाउड की ले लीजिए। वहाँ से आप जो है 3 महीने को अच्छे से रट के चले जाइए और बैंकिंग अवेयरनेस जरूर कीजिएगा। बैंकिंग अवेयरनेस से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, इतना आपका हो जाएगा। और जिन्होंने पहले से पढ़ रखा है कुछ तो उनको 6 मंथ्स की करके जाना है, अक्टूबर से लेके पीछे आप 6 महीने तक जा सकते हैं। तो इतना सफिशिएंट रहेगा इस एग्ज़ाम के लिए। और फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ डिस्क्रिप्टिव की तो यहाँ पे आपको लेटर जो रहता है उसका फॉर्मेट आपको कहीं से अच्छे से करके चले जाना है क्योंकि अगर आप फॉर्मेट में लिख दोगे तो भी आपको जो है 5 से 6 मार्क्स जो है आपको फॉर्मेट में डाल दोगे और जो भी डिटेल्स दिए वो थोड़ा बहुत डाल दोगे, 5 से 6 मार्क्स ईजिली मिल जाते हैं। और ऐसे को भी आप जो है पिछले टॉपिक देख सकते हैं कि किस किस टॉपिक पे वो पूछता है, वहाँ से आप जो है 5 से 6 ऐसे भी प्रैक्टिस करोगे। जैसे मान लीजिए आपका कोई टॉपिक है उससे रिलेटेड जो है आप मेन की पॉइंट्स अपने नोट कर सकते हैं नोटबुक में, तो यहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी ऐसे में लिखने के लिए।
और लेटर का तो एक स्पेसिफिक फॉर्मेट ही रहता है, वहाँ पे आप डाल दोगे तो तुरंत में आपको जो है अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये पूरी स्ट्रेटजी है, मेनली फोकस आपका करंट अफेयर्स पे होना चाहिए, कुछ भी आपको नया नहीं पढ़ना है, और डेली आपको ऑल्टरनेट डेज पर एक एक मॉक टेस्ट देने और 8 मॉक का आप टारगेट बना के चलिए। डेली आप मॉक मत दीजिए, क्योंकि आप डेली मॉक दे रहे हो तो आपका टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि आप एनालाइज नहीं कर पाएंगे उसको अच्छे से। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैंने आपको पूरी स्ट्रेटजी बता दी है। नेक्स्ट मैं एक ऐसी वीडियो लेके आऊँगा लास्ट टाइम पे, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आपको जो है एग्जाम में किस सीक्वेंस से फॉलो करना चाहिए। जैसे रीजनिंग आ गई आपके, तो कौन कौन से टॉपिक जो आपको पहले कर लेने चाहिए, ताकि आप जो है थोड़ा टाइम बचा करके, अगर रीजनिंग है तो पजल्स पे दे सके, और क्वांटिटी अपलोड है तो डीआई के लिए आपका थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा बच सके, जिससे आप अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर पाए। तो फिर इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फ्रेंड, हैव अ नाइस डे।